नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 3 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका चौथे नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों इस सेक्शन से आपके भर भर के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जेबी वाटसन की जो प्रमुख पुस्तकें थी उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि 1914 ईस्वी में जेबी वाटसन ने व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन किया था। तो कभी कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन किस पुस्तक में आपको देखने को मिला था, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि जेबी वाटसन की जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा नाम की पुस्तक, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि 1919 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था, और 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसमें जो कि ये पुस्तक इनकी पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी। तो ये 3 पुस्तकें हैं, आपसे बार बार पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें आप या तो नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। यहां से आपके हर बार कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों आप सभी बिल्कुल देख सकते हैं कि गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद यानी कि समग्रवाद जो संप्रदाय है उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जो 3 संप्रदाय हैं उनके बारे में हमने आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बता दिया। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उन वीडियो को देख लिए और तीनों संप्रदाय के बारे में जान गए हैं, तो आज हम लोग बिल्कुल चौथे संप्रदाय के बारे में जानेंगे, यानी कि गेस्टाल्टवाद, जिनका एक दूसरा नाम है संज्ञानवाद, और इसी का एक दूसरा नाम है समग्रवाद। यानी कि अगर ये तीनों नाम आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आपको बिल्कुल ये मान के चलना है कि तीनों एक ही संप्रदाय हैं, और अगर आपको नाम देकर के अलग अलग भ्रमित करें तो आपको बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना है। आपको जो उत्तर है वो गेस्टाल्टवाद समझकर ही उत्तर देना है। बात करें दोस्तों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के बारे में विस्तार से, तो देख सकते हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जो है वो जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में की गई थी। तो अगर यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बिल्कुल सही कर देना है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो स्थापना है वो जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा जो है 1912 ईस्वी में की गई थी। इस स्कूल के विकास में कर्ट कोफका तथा वोल्फगंग कोहलर और कर्ट लेविन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जो इनके समर्थन करता थे वो बिल्कुल आपके कर्ट कोफका थे, वोल्फगंग कोहलर थे और कर्ट लेविन थे। तो कभी कभी यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसे भी आपको बिल्कुल सही कर देना है, यानी कि इसे भी आपको नोट डाउन करके बिल्कुल रख लेना है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक महत्व जो है वो पूर्णता यानी कि समग्रता पर दिया था, अर्थात चेतना जो कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप होता है और व्यवहार यानी कि जो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है, दोनों को विज्ञान मानते हैं। यानी कि जो इस संप्रदाय के समर्थक थे वो चेतना और व्यवहार दोनों को विज्ञान मानते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें कि इस संप्रदाय के आने के बाद जो शिक्षा में इसका योगदान था वो क्या था, तो इसकी अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षण के नियमों का प्रयोग जो है सीखने के क्षेत्र में भी किया। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी के सामने जो है विषय सामग्री को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करे। यानी कि जो शिक्षक हैं वो अगर विद्यार्थी को किसी भी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सिखाते हैं तो उनको इस बात पर जोर देना चाहिए कि उनको पास जो विषय सामग्री है उसे वो शिक्षार्थियों के सामने पूर्ण रूप से प्रस्तुत करे, ताकि उन्हें चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक व्यवहार की महत्ता पर बल दिया। प्राणी द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वह उन्हें समग्र रूप में बताना है, ताकि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के रूप में तोड़कर। यानी कि दोस्तों ये जो पहली लाइन है उसी का बिल्कुल मिलता जुलता दूसरा भी लाइन है कि आपको जो है बिल्कुल व्यवहार पर जोर देना है और चीजों को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना है, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से बिल्कुल सीख सकें। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास में वातावरण की अग्रणी भूमिका पर बल दिया। अतः स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे के व्यक्तित्व विकास में सहायक हो। यानी कि दोस्तों जो बच्चे के परिस्थिति है, जो उसके आसपास का वातावरण है, उसको उसके अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाए। क्योंकि जब वो अपने आसपास घिरे वस्तुओं को बिल्कुल कोरिलेट करके चीजों को नहीं समझेगा तो वो अच्छे तरीके से बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि शिक्षार्थियों में सूझ उत्पन्न करने पर बल दिया गया, ताकि विद्यार्थी समस्यात्मक
परिस्थिति का समाधान सूझ विधि से करके सीख सके। यानी कि दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ पर बिल्कुल उत्तर आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपनी सूझ विधि से चीज़ों को सीखें और करके सीखें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। ये चीज़ें भी आपको इस संप्रदाय में देखने को मिली थी। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि अधिगमार्थी को उद्देश्यों और लक्ष्यों की जानकारी हो, अतः अध्यापक को प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं के लिए एक वैयक्तिक लक्ष्य निर्धारित करे। यह वैयक्तिक लक्ष्य शिक्षार्थी के समक्ष एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा, जिससे विद्यार्थी उस तनाव को दूर करने के लिए सीखने के लिए सक्रिय हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्यों का निर्धारण व्यक्ति को सक्रिय बनाता है। अर्थात दोस्तों इस लाइन से अर्थ ये है कि जो आपके अधिगमार्थी यानी कि जो सीखने वाले हैं उनके उद्देश्य और लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और अध्यापकों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो एक एक करके सभी विद्यार्थियों के जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उसको बिल्कुल क्लियर करें, ताकि उनके अंदर की जो तनाव की स्थिति है वो बिल्कुल समाप्त हो सके और विद्यार्थी जो है वो अपने लक्ष्य को समझ करके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो संप्रदाय से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए अध्यापक, प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों को संगठित होकर के कार्य करना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बतानी है, यानी कि इस लाइन से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि जो अध्यापक और प्रधानाचार्य तथा विद्यार्थी हैं उन सभी को बिल्कुल संगठित होकर के चीज़ों को सीखने पर जोर देना चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के विचारों को जानने व समझने का प्रयास करना चाहिए। अपने विचारों को उन तक लादकर विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों अध्यापकों को अपने विचार जो है वो विद्यार्थियों के ऊपर नहीं लादना चाहिए, बल्कि अध्यापकों को विद्यार्थियों को विचारों को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसी के अनुरूप आप उनको तैयारी करवाएं, उसी के अनुरूप आप उनको चीज़ों को सिखाएं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अध्यापक को पाठ्य सामग्री रुचिपूर्ण और समझ आने योग्य रूप में शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी निर्देश दिए जाए अर्थपूर्ण होने चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये चीजें कह रहे हैं कि अध्यापक जो भी विद्यार्थी को सिखाए वो बिल्कुल अर्थपूर्ण होने चाहिए और उनके सामने वही चीजें बिल्कुल प्रस्तुत करें जो उनके समझ में आए और उनके लिए रुचिपूर्ण भी हो। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के सोचने की क्षमता और कार्यशैली को जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा अमूर्त चिंतन करने योग्य नहीं है तो सांकेतिक रूप से प्रस्तुत की गई सूचना उसके लिए लाभदायक नहीं होगी। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई बच्चा मूर्त चिंतन करता है और अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है तो उसके सामने वही चीज़ें बिल्कुल प्रस्तुत करनी चाहिए जो कि उसे समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं कि अध्यापक को विद्यार्थियों के समक्ष सूचनाएं जो है इस तरह से संगठित करके प्रस्तुत करनी चाहिए कि वो विद्यार्थी जो है वो नए और पुराने अनुभव को जोड़ करके चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के योग्य हो जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पेडालॉजी के सेक्शन में बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो अगर आप अपने आप को एक अध्यापक के रूप में रख के देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और आपके जो उत्तर है वो भी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में तो देख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई थी। यानी कि दोस्तों अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के एक स्कूल के रूप में मनोविश्लेषण की स्थापना सिगमंड फ्रायड ने वो नैदानिक परिस्थितियों में की थी। मनोविज्ञान पर इस स्कूल का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। यानी कि सिगमंड फ्रायड ने मन और मन यानी कि मस्तिष्क का विश्लेषण करके वाद को बताया था। इनका जन्म जो है 6 मई 1856 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके जो प्रमुख समर्थक थे वो एडलर एवं कार्ल युंग थे। तो कभी कभी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने किसका विश्लेषण किया था, तो इन्होंने मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। कभी कभी इनसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सिगमंड फ्रायड साहब थे वो किस परिवार से संबंध रखते थे, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये यहूदी परिवार से बिल्कुल संबंध रखते थे। कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके जो प्रमुख समर्थक थे वो कौन कौन से थे, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि इनके जो प्रमुख समर्थक थे वो एडलर एवं कार्ल युंग थे। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे जो कि आप देख सकते हैं, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर जो आपको सिगमंड फ्रायड देखने को मिले इसलिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ये सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं कि ताकि आपको चीज़ें समझने में बिल्कुल सहूलियत महसूस हो। हालांकि आगे इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन क्या होते हैं।
वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए थे, यानी कि इदम, अहम और पराअहम। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यही कारण है कि हमने यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल सम्मिलित कर लिया है। कभी कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सिगमंड फ्रायड साहब थे उन्होंने मन के कितने प्रकार बताए थे, तो कभी कभी आप क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं कि उन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, इदम, अहम और पराअहम। जबकि आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। यानी कि दोस्तों ये व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार बताए थे और मन के जो तीनों प्रकार बताए थे, यहीं से आपके बिल्कुल गलत होते हैं। कभी कभी आपसे मन पूछ लेता है तो आप व्यक्तित्व को लगाकर उत्तर चले आते हैं, और कभी कभी व्यक्तित्व पूछ लेता है तो आपको मन लगा करके चले आते हैं। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल नोट करके रखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से तो यकीन मानिए आपके कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से दोनों को एक साथ में करके समझा दिया है। तो अगर आपके यहां से क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर आप बिल्कुल सीटेट एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। अब वहीं पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का शिक्षा में क्या योगदान था। उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा और वही चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें मनोविश्लेषणवाद का शिक्षा में योगदान को लेकर के, तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर शिक्षा में अचेतन प्रेरणाओं का बड़ा महत्व बताया गया है। इससे शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान को काफ़ी मदद मिलती है जो ऊपर से देखने के बिना कारण लगते हैं। बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसे बालक व्यक्त नहीं कर सकता है, इन्हें अचेतन की प्रेरणाओं में छिपा होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बालक के अचेतन मन होते हैं उनके सभी महत्वों को बिल्कुल एक शिक्षक को समझना होता है और उसी के अनुरूप शिक्षकों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनके जो बालक हैं वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि मनोविश्लेषणवाद ने एक बच्चे के जीवन की प्रारंभिक अनुभूति व अनुभवों पर काफ़ी बल दिया, जो कि उसकी शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बच्चे को जो भी अनुभव अपने जीवन के 5 वर्षों में मिलते हैं वे ही इनके व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। यदि जीवन के आरंभिक वर्षों में बच्चे को प्यार और स्नेह और सहानुभूति मिलती हो तो जीवन के प्रति धनात्मक अभिव्यक्ति का जन्म होता है। इसके विपरीत यदि ऋणात्मक व दंडात्मक पुनर्वलन की अधिकता होती है तो भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि दोस्तों इस लाइन का कहना यह है कि बच्चे को जो 5 वर्ष में अनुभव मिलती है उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। यानी कि प्रारंभ के 5 वर्ष में अगर बच्चे को धनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है, जैसे कि आपका प्यार हो गया, स्नेह हो गया और सहानुभूति हो गई, तो उनके जो जीवन के प्रति धनात्मक अभिव्यक्ति होती है वो बिल्कुल डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर इसके विपरीत उनको ऋणात्मक और दंडात्मक पुनर्बलन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं तो वो उनके भविष्य के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस लाइन से बिल्कुल ये क्लियर होता है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको बिल्कुल ये चाहिए कि आपके जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको बिल्कुल प्यार, स्नेह और सहानुभूति के माध्यम से चीज़ों को सिखाएं, उनके प्रति प्यार और स्नेह रखें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सके और उनके जीवन में धनात्मक जो अभिव्यक्ति है उसका विकास हो सके। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि मनोविश्लेषणवाद ने बच्चों के लिए विवेचन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। बच्चों को कक्षा के अंदर व बाहर अपने संवेगों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी अब दोस्तों वहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो कुछ शाखाएं होती है उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको शिक्षा मनोविज्ञान ही पढ़ना है और खास करके बालक के परिप्रेक्ष्य में चीजें पढ़नी है, क्योंकि यहीं से आपके सीडीपी में क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें मनोविज्ञान की शाखाएं के बारे में तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कुल 14 शाखाएं होती है। यानी कि नंबर 1 पर आपका है शैक्षिक मनोविज्ञान, जो कि आपको बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। नंबर 2 पर बात करें असामान्य मनोविज्ञान, नंबर 3 पर देख सकते हैं जीव वैज्ञानिक मनोविज्ञान, नंबर 4 पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, 5 पर सामुदायिक मनोविज्ञान, 6 पर विकासात्मक विज्ञान, 7 पर वैश्विक मनोविज्ञान, 8 पर स्वास्थ्य मनोविज्ञान, 9 पर विधिक मनोविज्ञान, 10 पर व्यक्तित्व मनोविज्ञान, 11 पर गणितीय मनोविज्ञान, 12 पर सामाजिक मनोविज्ञान और 13 पर विद्यालय मनोविज्ञान और 14 पर पर्यावरणीय मनोविज्ञान। यानी कि जो पर्यावरणीय मनोविज्ञान है ये चीजें आपको बिल्कुल पर्यावरण के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पर्यावरण के वीडियो को ना देखते हो, यानी कि जो ईवीएस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर उसे ना देखते हो तो उसे आप देख लीजिए। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियो देखने मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन में आपको वहाँ पर कवर कर दूंगा। विद्यालयी मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको आपके शिक्षा मनोविज्ञान के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कल की जो क्लास है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल की जो क्लास है वो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में होने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आप
इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और आगे आने वाली वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके सीटेट एग्जाम में सीडीपी के सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरी पीपीटी को इस तरीके से डिजाइन किया हूँ कि यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने वाले नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।